वेल स्टूडेंट्स, आप लोगों का सरफेस केमिस्ट्री में पुनः एक बार स्वागत किया जाता है। आज की क्लास में हम लोग इमल्सन यानी पायस के बारे में बात करने वाले हैं। पायस क्या होता है, इमल्सन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करते हैं इमल्सन। इमल्सन या फिर इसको हम लोग पायस कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इमल्सन किसे कहा जाता है, तो शुरू के क्लास में हमने आपको बताया था कि द्रव में द्रव के मिश्रण को ही क्या कहते हैं, हम लोग इमल्सन कहते हैं। और द्रव में द्रव का मिश्रण, किस तरह का मिश्रण, तो वैसा मिश्रण जिसमें कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम आपस में पूरी तरह से घुलते नहीं हो, यानी कि या तो वो इनसॉल्युबल हो, यानी कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों आपस में इनसॉल्युबल हो, घुलते नहीं हो, या फिर उनके घुलने का जो मात्रा हो वह कम हो। कहने का मतलब वो पूरी तरह से घुलनशील नहीं होने चाहिए। एक बात ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, कोई भी पदार्थ जब पूरी तरह से घुलनशील हो जाता है तब वह सॉल्यूशन कहलाता है, कोलॉइडल सोल नहीं। और हम लोग बात किसके बारे में कर रहे हैं, कोलॉइडल सोल के बारे में बात कर रहे हैं। तो कोलॉइडल सोल में स्टूडेंट एक बात ध्यान रखना है कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों एक दूसरे में पूरी तरह से नहीं घुलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इमल्सन के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बारे में हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि इमल्सन एक ऐसा कोलॉइडल सोल है जिसमें द्रव ही डिस्पर्स फेज होता है और द्रव ही डिस्पर्सन मीडियम होता है, यानी कि द्रव में द्रव के घोल को हम लोग क्या कहते हैं, इमल्सन कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। द्रव में द्रव का घोल जिसमें डिस्पर्स फेज डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम आंशिक रूप से घुले होते हैं। आंशिक रूप से घुले होते हैं, उसे पायस या इमल्सन कहा जाता है। चलिए, तो ये तो बातें हो गई इमल्सन किसे कहा जाएगा उसके बारे में। अब देखिए स्टूडेंट, इमल्सन दो प्रकार के होते हैं। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के आधार पे हम लोग इमल्सन को दो भाग में बांटते हैं। दो प्रकार के इमल्सन हो सकते हैं। कौन कौन सा, तो एक द्रव में तेल का मिश्रण, पहला ध्यान रखिएगा, द्रव में तेल का मिश्रण, और दूसरा तेल में द्रव का मिश्रण। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इमल्सन दो प्रकार के होते हैं। इमल्सन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट, पहला द्रव में तेल का मिश्रण, पहला तो ये हो गया। दूसरा हो जाएगा तेल में द्रव का मिश्रण। चलिए, तो दो प्रकार के इमल्सन यानी पायस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। एक है हमारा द्रव में तेल का मिश्रण और दूसरा है तेल में द्रव का मिश्रण। तो चलिए आपको पहले बताते हैं इमल्सन होता क्या है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट, आप सपोज कीजिए कि इसमें जल ले रहे हैं। आपने क्या लिया है, जल लिया है, और जल में आप क्या कीजिए, थोड़ी सी मात्रा में सरसों का तेल डाल दीजिए, और सरसों का तेल डालकर उसे पूरी तरह से घुला देना है, स्टायरिंग कर देना है पूरी तरह से। अच्छी तरह से जब आप घुला देंगे तो आप क्या देखेंगे, सरसों के तेल के जो कण हैं वो क्या होंगे, इस पूरी विलयन में कुछ इस प्रकार से मिल जाएंगे। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, जल जो है वो किस तरह काम कर रहा है, डिस्पर्सन मीडियम का, और तेल किस तरह का काम कर रहा है, ये डिस्पर्स्ड फेज का।
तो इस तरह के मिश्रण को हम लोग क्या कहेंगे स्टूडेंट, ये हमारा क्या हो गया, जल में तेल का इमल्सन। तो ये क्या बन गया हमारा, जल में तेल का इमल्सन। और इसका बेस्ट एग्जांपल हम आपको बताएं, दूध। दूध एक इमल्सन है स्टूडेंट, जो बेस्ट एग्जांपल है द्रव में तेल का इमल्सन। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ये समझ सकते हैं कि दूध जो होता है उसमें डिस्पर्सन मीडियम के रूप में जल मौजूद होता है और डिस्पर्स फेज के रूप में उसमें ऑयल पार्टिकल्स होते हैं जिसे टाइट मॉलिक्यूल्स कहते हैं, वसा के कण कहते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, जल में वसा के कण का मिश्रण क्या कहला जाएगा, द्रव में तेल का मिश्रण कहलाएगा। तो चलिए स्टूडेंट आप इसको नोट डाउन कीजिए। हम लोग अब यहाँ पे एक एक करके दोनों के बारे में बात करेंगे, द्रव में तेल का मिश्रण और तेल में द्रव का मिश्रण। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, द्रव में तेल के मिश्रण के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि आपने क्या लिया है, ये आपका क्या हो गया, जल हो गया। जल एक द्रव है, जल हो गया। और ये किस तरह काम कर रहा है, डिस्पर्सन मीडियम की तरह। तो जल किस तरह काम कर रहा है, डिस्पर्सन मीडियम की तरह, जो कि घुलाता है, जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसे हम क्या कहते हैं, डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं। और इसमें फैट मॉलिक्यूल्स, वसा के कण सस्पेंडेड हैं। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ये फैट वसा के कण, या फिर इनको क्या कह सकते हैं, फैट मॉलिक्यूल्स। ये फैट मॉलिक्यूल्स हैं, ये वसा के कण हैं जो किसमें सस्पेंडेड है, जल में सस्पेंडेड है। तो इस तरह का एग्जांपल क्या हो गया हमारा, दूध। तो इसमें हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट, वैसा इमल्सन जिसमें द्रव में वैसा इमल्सन जिसमें द्रव में ठोस के कण, यानी द्रव में द्रव के कण, जैसे वैसा इमल्सन जिसमें द्रव में द्रव के कण, जैसे जल में वसा के कण घुले होते हैं, उसे द्रव में तेल का इमल्सन कहते हैं। और उदाहरण के तौर पे यहाँ पे आप लिख सकते हैं, उदाहरण क्या हो गया आपका, तो उदाहरण के तौर पे यहाँ पे हो गया दूध, घी, ये सारे क्या हो गया आपके, तो द्रव में तेल का मिश्रण हो गया। तो ये तो द्रव में तेल का मिश्रण आप देख लिया स्टूडेंट। अब दूसरा हम लोग बात करेंगे तेल में द्रव का मिश्रण। दूसरा हम लोग लिखेंगे तेल में द्रव का मिश्रण। और तेल में द्रव का मिश्रण के लिए आपको यहाँ पे एक एग्जांपल आपको बताते हैं, जैसे कि आपका ये स्टूडेंट डिस्पर्सन मीडियम के रूप में क्या होना चाहिए, तेल होना चाहिए, डिस्पर्सन मीडियम के रूप में, यानी कि ये है आपका डिस्पर्सन मीडियम, और डिस्पर्सन मीडियम के रूप में क्या है, तेल है। और डिस्पर्सन मीडियम के रूप में तेल है, और तेल में क्या घुला हुआ है, तो तेल में हम ध्यान देंगे यहाँ पे कि तेल में घुला हुआ किसके कण है, तो द्रव के कण हैं। और इस तरह के मिश्रण को कौन सा मिश्रण कहेंगे, तेल में द्रव का मिश्रण। और ये द्रव के कण किस तरह काम यहाँ पे करेंगे, डिस्पर्स फेज की तरह, डिस्पर्स्ड फेज की तरह। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, मतलब दूसरा जो इमल्सन होगा वो किस तरह का होगा,
तो तेल में द्रव का इमल्सन यानी तेल वहां पे किस तरह कार्य करेगा, तो डिस्पर्सन मीडियम की तरह कार्य करेगा। द्रव किस तरह कार्य करेगा, तो वहां पे डिस्पर्स फेज की तरह कार्य करेगा। और इसका बेस्ट एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो क्या है, मक्खन। मक्खन जो है वो तेल में द्रव का इमल्सन है। कैसे, तो उसमें फैट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, वसा के कण जो होते हैं, उसकी मात्रा ज्यादा होती है। और उसमें क्या होता है कि द्रव के कण यानी कि पानी जल के कण थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसमें घुली हुई रहती है। इसलिए इस तरह के इमल्सन को हम लोग क्या कहेंगे, तेल में द्रव का मिश्रण कहेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे वैसा इमल्सन जिसमें हम लोग लिख रहे हैं, वैसा इमल्सन जिसमें तेल डिस्पर्सन मीडियम की तरह कार्य करता है तथा जल डिस्पर्स्ड फेज की तरह कार्य करता है, उसे तेल में द्रव का इमल्सन कहते हैं। और उदाहरण लिख दीजिएगा स्टूडेंट, उदाहरण में हो जाएगा मक्खन। तो ये हो गया तेल में द्रव का मिश्रण। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, तेल में द्रव का मिश्रण और द्रव में तेल का मिश्रण। तो देखिए स्टूडेंट, दो तरह के मिश्रण की बात हम लोग कर लिए। अब इन दोनों इमल्सन को एक बात ध्यान रखना है कि जब आप सरसों के तेल को पानी में डाल के घुलाइएगा तो आपको लगेगा कि वो घुल तो गया है, परंतु जब उसको आप छोड़ दीजिएगा बिना घुलाए हुए, बिना डिस्टर्ब किए हुए, तो क्या होता है, दो सतह का निर्माण हो जाता है, जल का अलग सतह और तेल का अलग सतह। तो क्या होता है स्टूडेंट, इनको प्रॉपर वे में इमल्सिफाई करने के लिए, कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए कुछ उसमें क्या करते हैं कि हम लोग प्रोटेक्टर का यूज करते हैं, जो क्या करता है कि उसे पूरी तरह से कोलॉइडल सॉल्यूशन यानी इमल्सन में ही बदल के रखता है। तो चलिए इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग प्रोटेक्टर की बात करते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब इसमें हम लोग अब बात करते हैं पायसी कारक या इमल्सिफाइंग एजेंट के बारे में। एक्चुअली में होता क्या है स्टूडेंट कि जैसे देखिए, मान लिया जाए आपके पास एक इमल्सन है जिसमें क्या है कि आपने क्या किया है, ये आपका जल है और जल में आपने तेल की बूंदों को घुला दिया है। ये तेल की बूंद हो गई, तेल की बूंद। अब होगा स्टूडेंट, जब आप इसको बिना डिस्टर्ब किए हुए आप छोड़ देंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर इस तरह से तेल जल जो है वो नीचे बैठ जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। और इस जल के ऊपर में इस तरह से क्या हो जाएगा, तेल के कण जो है इसके ऊपर इस तरह से मौजूद हो जाएंगे। क्या मौजूद हो जाएंगे, तेल के कण, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। और जैसे ही जल और तेल दोनों अलग अलग हो जाएंगे, आपका इमल्सन तो खत्म हो गया, इमल्सन तो रहा नहीं। तो इसे प्रोटेक्शन करने के लिए, मतलब कि इसको ये जो हमारा इमल्सन बना है उस इमल्सन को लगातार बने हुए रहने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें थोड़ी सी मात्रा में पायसी कारक मिलाते हैं जिसको इमल्सिफाइंग एजेंट कहते हैं। जैसे अगर इसमें आप मिला दीजिए क्या, तो आप जिलेटिन मिला दीजिए, गोंद मिला दीजिए, तो जिलेटिन हो गया, गोंद हो गया, ये सारे क्या होते हैं स्टूडेंट, तो इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं। इनको जैसे ही इसमें मिलाइएगा तो वो क्या करेंगे कि लायोफिलिक कोल और सोल की तरह कार्य करते हैं और जो जल के प्रति आकर्षण दिखाएंगे। और जब जल के प्रति आकर्षण दिखाएंगे तो क्या होगा कि तेल के कण और जल की बूंदें आपस में घुली हुई रहेंगी और आपका इमल्सन बरकरार रहेगा। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट कहते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, किसी तरह का अगर हम लोगों को बनाना होता है, क्या इमल्सन बनाना होता है, तो उस इमल्सन में हम लोग क्या करते हैं,
कि इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड कर देते हैं, जैसे गोंद ऐड करते हैं या फिर उसमें हम लोग गोंद के साथ जिलेटिन ऐड करते हैं, ये सब क्या किस तरह कार्य करेंगे, तो इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह कार्य करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट, वैसे पदार्थ जो इमल्सन में मौजूद डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम, वैसे पदार्थ जो इमल्सन में मौजूद डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम को एक साथ रखने में मदद करते हैं, उसे क्या कहेंगे, पायसी कारक कहेंगे, पायसी कारक कहते हैं। और ये किस कौन कौन से हो सकते हैं, तो उदाहरण में आप लिख दीजिए, गोंद हो जाएगा, आपका जिलेटिन हो जाएगा, आप यहाँ पे स्टार्च का भी उपयोग कर सकते हैं इत्यादि। ये सारे क्या हो जाएंगे, इमल्सिफाइंग एजेंट हो जाएंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, पायसी कारक कहेंगे। तो ये तो हो गए पायसी कारक की बातें। अब कुछ हम लोग बात कर लेंगे सर्फेक्टेंट्स के बारे में। यहाँ पे अगला हेडिंग हम लोग लिखेंगे जिसे हम कहते हैं पृष्ठ सक्रिय कारक, पृष्ठ सक्रिय कारक, और इसे क्या कहा जाएगा, सर्फेक्टेंट। देखिए पृष्ठ सक्रिय कारक क्या होता है स्टूडेंट, ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो इमल्सन में मौजूद जो डिस्पर्स फेज के कण होते हैं, उन कणों का सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव को कुछ बढ़ाने का कार्य करते हैं और कुछ पृष्ठ तनाव को कम करने का काम करते हैं। तो जैसे ध्यान दीजिए, मान लिया जाए कि आप इसमें क्या मिला रहे हैं, जिलेटिन मिला रहे हैं, गोंद मिला रहे हैं, स्टार्च मिला रहे हैं, सेलुलोज मिला रहे हैं, ये सब क्या करेंगे कि उसके पृष्ठ तनाव को कम करने का कार्य करते हैं, इसलिए इनको ऋणात्मक सर्फेक्टेंट कहते हैं या पृष्ठ सक्रिय कारक कहते हैं। जबकि अगर आप इसमें सोडियम क्लोराइड मिला दें, पोटेशियम क्लोराइड मिला दें, इस तरह के जो एजेंट होंगे वो एजेंट क्या कहलाएंगे, धनात्मक पृष्ठ सक्रिय कारक, क्योंकि इनको जैसे यहाँ पे इसमें मिलाइएगा तो वो क्या करेंगे कि जो डिस्पर्स फेज होगा उस डिस्पर्स फेज के कण से को सिकोड़ देंगे, मतलब उसका जो सरफेस टेंशन जो है वो पृष्ठ तनाव जो है उसको बढ़ा देने का कार्य करते हैं। तो हम लोग दो तरह के कारक के बारे में पढ़ रहे हैं, एक है हमारा पृष्ठ सक्रिय कारक, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं वैसे पदार्थ जो कोलॉइडल सॉल्यूशन के डिस्पर्स्ड फेज के कण का पृष्ठ तनाव बढ़ाने का काम करता है, उसे पृष्ठ तनाव बढ़ाने का काम करता है, उसे हम लोग धनात्मक पृष्ठ सक्रिय कारक कहते हैं। और उदाहरण के तौर पे हो जाएगा आपका क्या, KCl आप लिख सकते हैं, NaCl लिख सकते हैं, और चाहे तो MgCl2 लिख सकते हैं इत्यादि। ये सारे क्या करेंगे, तो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स का यानी कण का पृष्ठ तनाव बढ़ाने का कार्य करेंगे, इसलिए इसे हम धनात्मक पृष्ठ सक्रिय कारक कहेंगे। और उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, वैसे पदार्थ जो कोलॉइडल सॉल्यूशन के डिस्पर्स्ड फेज के कण का पृष्ठ तनाव कम करने का काम करते हैं,
उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें ऋणात्मक पृष्ठ सक्रिय कारक कहते हैं। ऋणात्मक पृष्ठ सक्रिय कारक कहते हैं। उदाहरण में आप लिख सकते हैं क्या इसका? तो जिलेटिन हो जाएगा, गोंद हो जाएगा, जेल हो जाएगा, नहीं जिलेटिन हो गया, गोंद हो गया, स्टार्च इत्यादि। ये सारे क्या कहलाएंगे? तो ऋणात्मक पृष्ठ सक्रिय कारक कहलाएंगे। तो दो तरह के पृष्ठ सक्रिय कारक होते हैं। एक धनात्मक पृष्ठ सक्रिय कारक जो कि क्या करता है कि सरफेस टेंशन को बढ़ाता है, और ऋणात्मक पृष्ठ सक्रिय कारक जो सरफेस टेंशन मतलब डिस्पर्स फेज के पार्टिकल के सरफेस टेंशन को कम करता है। तो चलिए स्टूडेंट इसको नोट डाउन कीजिए, इसके आगे की बातें हम लोग आगे करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट अब हम लोग जेल के बारे में बात करते हैं। बाजार में बहुत सारे जेल आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि क्रीम जो आप लगाते हैं अपने चेहरे पे, वह सारे क्या होते हैं? जेल होते हैं। तो इन जेल्स की अगर बात करें तो जेल में होता क्या है कि डिस्पर्सन मीडियम जो द्रव होता है वो डिस्पर्स फेज में समाये हुए रहते हैं, यानी कि डिस्पर्स फेज में डिस्पर्सन मीडियम का समावेश ही क्या कहलाता है? जेल कहलाता है। तो जेल को ध्यान रखिएगा, जेल में डिस्पर्स फेज में डिस्पर्सन मीडियम समाया हुआ रहता है। जैसे कि मान लिया जाए कि आपका एक ऐसे बात करें कि एक आपका मिश्रण है, ठीक है, इसमें आपने क्या किया है? द्रव के रूप में क्या लिया है? डिस्पर्सन मीडियम लिया है, ठीक है। ये डिस्पर्सन मीडियम द्रव के रूप में लिया है, और इसमें आपने क्या कर लिया स्टूडेंट कि ये आपका डिस्पर्स फेज के कण हैं। ये क्या है? डिस्पर्स्ड फेज के कण। अब ये डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज के जो कण हैं उनमें आप यहाँ देख रहे हैं कि ये डिस्पर्सन मीडियम में डिस्पर्स फेज घुले हुए हैं, यानी कि द्रव में ठोस के कण क्या है? घुले हुए हैं। परंतु अगर इनका क्या हो जाए कि इनको इतना ठंडा कर दिया जाए, या फिर कोई ऐसा विधि से इसका माप क्या कर दिया जाए कि इतना इनको ठंडा कर दिया जाए जिससे कि क्या हो जाए कि ये जो डिस्पर्स फेज के कण हैं, इस डिस्पर्स फेज के कण में डिस्पर्सन मीडियम जो था इसके अंदर समायोजित हो जाए। यानी मान लीजिए जैसे कि ये डिस्पर्स फेज है और डिस्पर्सन मीडियम के जो कण है वो इसके अंदर घुसता चला जाए, तो अब क्या होगा? उस स्थिति में ये डिस्पर्स फेज के कण जो है वो इस तरह से फूल जाएंगे, और डिस्पर्स फेज के कण फूलने के कारण उसमें किसका समायोजन हो जाएगा? उसमें समाहित हो जाएंगे डिस्पर्सन मीडियम के कण, और इस तरह का जो सॉल्यूशन बनेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? जेल कहेंगे। तो जेल में ध्यान रखना है, जेल एक ऐसा कोलोइडल सॉल्यूशन है जिसमें डिस्पर्स फेज के कण में डिस्पर्सन मीडियम के जो कण होते हैं वो समाहित होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं वैसा कोलोइडल विलयन जिसमें वैसा कोलोइडल सॉल्यूशन जिसमें डिस्पर्सन मीडियम डिस्पर्स्ड फेज में फेज के कण में वितरित रहता है उसे जेल कहते हैं। और जेल के रूप में बहुत सारे उदाहरण आपका हो सकता है स्टूडेंट, कौन कौन सा? तो जैसे आपका क्रीम, जितने भी क्रीम आप उपयोग में लाते हैं वो क्रीम, जेम जेली जो आप खाते हैं, जेम जेली, उसमें ये सारे जो है वो क्या है आपके, किस तरह के काम करते हैं? तो जेल हैं आपके, ठीक है। तो जेल में ध्यान रखना है, जो क्रीम आप बाजार से खरीद के लाते हैं अपने सर, या मलहम जो होता है जिसको हम लोग शरीर पे अपना लगाते हैं, क्रीम्स मलहम जो होते हैं उसमें होता क्या है
कि सॉलिड पार्ट के जो डिस्पर्स फेज है उसके कणों में लिक्विड कण जाकर समायोजित हो जाते हैं, जिससे उसके कण फूल जाते हैं और फूलने की वजह से वो क्या बना देते हैं, जेल बना देते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट जेल बनाने की समान विधियां, जेल बनाने की सामान्य विधियां। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, जेल बनाने की समान विधियों के बारे में। और सबसे पहला विधि है हमारा ठंडा करके। तो देखिए इस विधि में मुख्य रूप से करते क्या है स्टूडेंट हम लोग कि एक विलयन लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम बना रहे हैं कि एक आप क्या लीजिए कि डाइल्यूट सॉल्यूशन लीजिए, यानी तनु विलयन, जिसमें क्या हो, जल जो हो वो किस रूप में हो, तो डिस्पर्सन मीडियम के रूप में, ठीक है। और जल डिस्पर्सन मीडियम के रूप में, और जिलेटिन के कण, जिलेटिन के कण जो हो वो किस रूप में हो, डिस्पर्स्ड फेज के रूप में। मतलब जिलेटिन के कण जो लिया है हम लोगों ने वो किस रूप में लिया है, तो डिस्पर्स फेज के रूप में, और डिस्पर्सन मीडियम के रूप में जल लिया है। और ये कैसा विलयन है, तो तनु विलयन है, यानी जल की मात्रा बहुत ज्यादा है और जिलेटिन के कण की मात्रा बहुत कम है। तो होगा क्या स्टूडेंट, ये जिलेटिन के कण है मान लीजिए। अब क्या है, इसको आप बहुत ज्यादा ठंडा करेंगे। जैसे जैसे आप ठंडा करेंगे तो होगा क्या कि ये जो जल के कण जो है वो क्या होंगे, धीरे धीरे करके इसमें घुसते चले जाएंगे, समायोजित होते चले जाएंगे, किसमें, जिलेटिन के कण में। और जिलेटिन के कण में जब ये घुसते चले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, धीरे 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 करके ऐसे 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 ये फूल जाएगा। और ये फूलने के साथ धीरे धीरे क्या होगा कि जल के जितने भी कण हैं वो सारे कण जिलेटिन के कण में घुसते चले जाएंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि सारा का सारा जल किसमें घुस गया, जिलेटिन के कण में घुस गया, जिसके कारण जिलेटिन का कण बहुत ज्यादा फूल गया और उसके द्वारा क्या बन गया, आपका जेल बन गया। तो जैसे अगर अगर है, जिलेटिन है, इन सबों का जो जेल बनाया जाता है वो किसके द्वारा बनाया जाता है, तो विलयन को ठंडा करके। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि जैसे कोलॉइडल सॉल्यूशन के तनु विलयन को जब ठंडा किया जाता है तो डिस्पर्स्ड फेज के कण डिस्पर्सन मीडियम नहीं, तो उल्टा लिख दिए, डिस्पर्स फेज नहीं लिखिए, यहाँ पे डिस्पर्सन मीडियम के कण, यहाँ पे लिखेंगे डिस्पर्सन मीडियम के कण डिस्पर्स्ड फेज के कण में, डिस्पर्स्ड फेज के कण में समाहित होकर जेल बनाते हैं। उदाहरण में लिख दीजिए, जिलेटिन हो जाएगा, अगर हो जाएगा, इत्यादि। तो ये कौन सी विधि हो गई, तो तनु विलयन को ठंडा करके। तनु विलयन को जब हम ठंडा करेंगे तो उसके कण डिस्पर्सन मीडियम के जो जल के कण हैं वो डिस्पर्स फेज के सॉलिड कण में घुसते चले जाएंगे, जैसे डिस्पर्स फेज के कण फूलते चले जाएंगे और उन्हीं के द्वारा क्या बना दिया जाएगा, जेल बना दिया जाएगा। तो चलिए इस विधि को आप नोट कीजिए, इसके बाद अगली विधि के बारे में बात करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, पहला विधि तो हो गया ठंडा करके। दूसरा विधि हम लोग देखते हैं द्विअपघटन विधि।
देखिए द्वि अपघटन विधि क्या है, इसमें कैसे आप समझ सकते हैं। तो जैसे देखिए मान लिया जाए आप क्या ले लेते हैं, एक सोडियम सिलिकेट ले लीजिए। ये सोडियम सिलिकेट का क्या है, सोडियम सिलिकेट का विलयन है जल में। विलयन किसमें है, जल में। जल में सोडियम सिलिकेट को डाल के उसे बुला दीजिए, सोडियम सिलिकेट का विलयन मिल गया। अब इस सोडियम सिलिकेट के विलयन में आप क्या मिला दीजिए, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलिए तो सोडियम सिलिकेट के विलयन में आप क्या मिला रहे हैं, HCl मिला रहे हैं, यानी कि Na2SiO3 सोडियम सिलिकेट हो गया। इसमें आपने मिला दिया HCl, तब क्या देखने को मिल जाएगा, H2SiO3 प्लस NaCl। ये क्या मिल गया, सिलिसिलिक एसिड। सिलिक एसिड का जेल। होता क्या है स्टूडेंट कि जब आप सोडियम सिलिकेट और जल के मिश्रण में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसका द्वि अपघटन कराता है, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। डबल डिस्प्लेसमेंट होने के कंडीशंस में या फिर आप ऐसा मान सकते हैं कि यहाँ पे डबल डिकम्पोजिशन हो रहा है, द्वि अपघटन। तो क्या होगा, सोडियम सिलिकेट से सोडियम और क्लोरीन मिलकर सोडियम क्लोराइड बना देंगे और साथ में सिलिसिलिक एसिड का क्या देखने को मिलता है, जेल देखने को मिलता है। तो इस अभिक्रिया को, इस विधि को हम लोग द्वि अपघटन विधि कहते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग स्टूडेंट, इस प्रक्रिया में सोडियम सिलिकेट के जलीय विलयन में जब HCl मिलाया जाता है तो सिलिसिलिक एसिड का जेल प्राप्त होता है तथा सोडियम क्लोराइड बाहर निकल जाता है। तो क्या हो गया स्टूडेंट, द्वि अपघटन विधि में हमें क्या प्राप्त हो गया, सोडियम सिलिकेट की जगह पे सिलिसिलिक एसिड का जेल प्राप्त हो गया। तो ये तो दूसरी विधि होगी। अब दूसरी विधि के बाद एक और विधि हमारे पास है कि जिसको कहते हैं हम लोग सॉल्वेंट परिवर्तन, यानी कि हम अब क्या करेंगे, सॉल्वेंट को परिवर्तित करके क्या बनाएंगे, जेल बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पे पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट विधि के बारे में बात करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब आगे हम लोग बात क्या कर रहे हैं, अब आगे हम लोग बात कर रहे हैं सॉल्वेंट परिवर्तन द्वारा कि सॉल्वेंट को परिवर्तित करके हम लोग किस प्रकार से जेल का निर्माण कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम लोग क्या कर रहे हैं कि कैल्शियम एसीटेट, ध्यान दीजिएगा क्या ले रहे हैं यहाँ पे, कैल्शियम एसीटेट का एक सांद्र विलयन ले रहे हैं। ये क्या है हमारा, कैल्शियम एसीटेट का सांद्र विलयन। तो हम लोगों ने क्या लिया स्टूडेंट, कैल्शियम एसीटेट का सांद्र विलयन लिया। इस कैल्शियम एसीटेट के सांद्र विलयन में हम लोग क्या करते हैं, इसमें एल्कोहल मिलाते हैं। ध्यान दीजिए, कैल्शियम एसीटेट के सांद्र विलयन में हम लोग क्या मिला रहे हैं, एल्कोहल मिला रहे हैं। और जब कैल्शियम एसीटेट के सांद्र विलयन में हम लोग एल्कोहल मिलाते हैं और मिला के इसे हिलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें कैल्शियम एसीटेट का जेल प्राप्त होता है। तो ये हो गया कि सॉल्वेंट का परिवर्तित कर दीजिए। कैल्शियम एसीटेट में जल था, जल और कैल्शियम एसीटेट का एक सांद्र विलयन था, उसमें जैसे यहाँ पे एल्कोहल को डाले, एल्कोहल को डाल के उसको घुमाए तो एल्कोहल के डाल के उसके घुलाने के अवस्था में क्या हो गया कि जल को अलग करके एल्कोहल में कैल्शियम एसीटेट मिलकर जेल का निर्माण कर दिया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि इस विधि में कैल्शियम एसीटेट के सांद्र विलयन में
एल्कोहल मिलाकर घुलाने पर कैल्शियम एसीटेट का जेल प्राप्त होता है। तो चलिए स्टूडेंट, ये तो बात हो गया किसके बारे में, तो कैल्शियम एसीटेट का जेल प्राप्त किया, यानी जेल किस प्रकार हम लोग बनाते हैं। जेल के बारे में ध्यान रखिएगा। जेल एक ऐसा प्रावस्था है जिसमें कि कोई ध्यान रखना कि सॉलिड जो डिस्पर्स फेज होते हैं उसके कणों में डिस्पर्सन मीडियम समायोजित हो जाते हैं और उसी से क्या निर्माण होता है, हमारा जेल का निर्माण होता है। तो चलिए इसके आगे बहुत कुछ है स्टूडेंट, आगे हम लोग मिसेल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। एज वेल एज दैनिक जीवन में कोलोइडल सॉल्यूशन का क्या उपयोग है हमारे दैनिक जीवन में, इनके बारे में स्टडी करेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करने वाले हैं मिसेल्स के बारे में, साबुन किस तरह से अपना कार्य करता है, गंदे कपड़ों को किस तरह से साबुन साफ करता है उसके बारे में बात करेंगे। एज वेल एज हमारे दैनिक जीवन में कोलोइडल सॉल्यूशन का क्या क्या उपयोग है और वो किस प्रकार से हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।